तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था। कितने बलों के अंतर्गत साम्यावस्था? अगर तीन बल, अगर किसी निकाय में तीन बल लग रहे हैं तो तीनों बलों के अंतर्गत वो निकाय साम्यावस्था में रह सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब वो तीनों बल या तो एक बिंदु से होकर गुजरे या फिर तीनों बल समांतर हो। पूछो कैसे? देखो, जैसे मान लो किसी बिंदु पर दो बल लग रहे हैं। कितने बल? ओवरऑल टोटल तीन बल की हम बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल दो बलों पर विचार करते हैं। मान लो एक बल इस बिंदु को इधर खींचना चाहता है, दूसरा बल इधर खींचना चाहता है, तो इसका परिणामी कहाँ जाएगा? परिणामी मतलब दोनों का रिजल्टेंट बीच में जाएगा। एग्जैक्ट बीच में हम नहीं बोल सकते, बिकॉज किसकी ताकत ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। जिसकी ताकत ज्यादा रहेगी ना, जिसका बल ज्यादा रहेगा, उस तरफ खिसका हुआ रहेगा परिणामी। लेकिन इतना सच है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा परिणामी। ठीक है, देखो लिखो मत अभी। तो ये दो बल हो गए और इनका परिणामी हो गया। अगर आपको इस परिणाम को यानी इसका परिणामी जीरो करना है, यानी कि टोटल निकाय को अगर साम्यावस्था में रखना है, तो जितना परिणामी लग रहा है इधर उसके बराबर का आपको जस्ट विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा बल। ये क्या है? ये इन दोनों का परिणामी है। और परिणामी मतलब इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट जो इस कण पर लगेगा, और किधर लगेगा? उधर लगेगा। लेकिन अगर आपको उधर ले जाने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके जस्ट अपोजिट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब ये तीन बल मिल करके उस निकाय को, इस कण को क्या कर दिए? फिक्स रख दिए। तो देखो एक बिंदु से ऊपर गुजर रहे हैं ना, ऐसा है। और अगर मान लो दोनों बल समांतर है, मान लो ये देखो, तो इसका परिणामी भी ऐसे ही जाएगा, समांतर ही होगा। और उसका ये जो परिणामी है अगर उधर है तो निकाय को वापस साम्यावस्था में रखने के लिए इसका जो इसके बराबर का अपने को कहाँ लगाना पड़ेगा? विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो तीन बलों के अंतर्गत कोई पिंड या कोई निकाय साम्यावस्था में कब रह सकता है? यदि वो तीनों बल या तो एक बिंदु से होकर जाएं या फिर तीनों बल क्या हो? समांतर हो। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और एक मैं आपको वो भी बताता हूँ, समांतर चतुर्भुज का नियम। जैसे मान लो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, आजू बाजू वाली, कोई भी दो भुजाएं आजू बाजू वाली, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? आमने सामने की बात नहीं कर रहा हूँ। आजू बाजू, आजू बाजू किसको बोलते हैं? ये और ये आजू बाजू, ये आजू बाजू, तो ये आजू बाजू है दो भुजाएं। और मान लो इनमें दो बल लग रहे हैं, इसमें पी और इसमें, तो इनका परिणामी कौन होता है पता है? परिणामी ये जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वही इनका परिणामी होता है। मतलब अगर दो बल समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में क्रियाशील हो तो उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दिया जाता है, विकर्ण द्वारा। समझ में? तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम एक नया प्रमेय पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा प्रमेय, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय, ये लामी का प्रमेय। किसका प्रमेय? ये अपन पढ़ चुके हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स में। कक्षा 11वीं के हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिकॉल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमारे सिलेबस में है, पुस्तक में है। और इस चैप्टर में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिसमें लामी प्रमेय का भरपूर वहाँ पे इस्तेमाल रहेगा। तो मैं आप सबको लामी प्रमेय समझाना चाहता हूँ, समझे? यदि किसी बिंदु O पर, ये बिंदु O है, ठीक है, तीन बल क्रियाशील है। कौन कौन से तीन बल हैं? P, Q, R, और तीनों साम्यावस्था में। इसमें मतलब पूरा हमारा जो निकाय है वो साम्यावस्था में, इन तीनों बलों के अंतर्गत। ठीक है, और प्रत्येक बल, अच्छा हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की जाके समानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये है कि देखो ये मैंने कोण का नाम कैसे दिया? ये क्या है? तो P है ना, तो P के जस्ट सामने वाले कोण को अल्फा कहा। मतलब ये P हो गया, तो ये जो बाकी बच गए जो दो बल है Q और R, उसके बीच का कोण अल्फा, ये कौन है? तो उसके जस्ट सामने वाले कोण को बीटा कहा। और ये R है तो उसके जस्ट सामने वाले कोण को क्या कहा? गामा। तो ये जो कथन है वो लामी का प्रमेय है। P बटे साइन अल्फा, Q बटे साइन बीटा और R बटे साइन गामा। डाउट है क्या?
ठीक है। तो यही लामी का प्रमेय है। मतलब प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच का जो एंगल है उसकी ज्या यानी साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो भी बल लिखोगे आप उसके बटे में क्या लिखना, साइन कौन सा एंगल लिखोगे, उसके सामने, जो उसको छोड़ के बाकी जो दोनों बलों के बीच के बने वो वाला। क्लियर है? लामी का प्रमेय हो गया। अब ये भी दो त्रिकोणमितीय प्रमेय हैं जो कि हम जब एग्जाम्पल क्वेश्चन सब बनाएंगे तो इसमें बहुत काम आएंगे। तो क्या कहता है ये प्रमेय, दो त्रिकोणमितीय प्रमेय कौन कौन से हैं, ये दोनों प्रमेय आपको दिख रहे हैं, याद रखना है। लेकिन ये कैसे बना है, इसको याद रखने का तरीका क्या, अब हम वो देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सी से, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सम्मुख भुजा पर एक लाइन खींची जाए, ठीक है, ये सीडी एक लाइन खींचा मैं, तो जैसी लाइन खींचा मैं, ये वाली जो भुजा ए बी है वो दो भागों में बढ़ गई। वो बराबर के दो भाग नहीं है, हो सकता है इसकी लंबाई, सबकी दोनों की लंबाई कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। मान लो इन दोनों लंबाइयों में, इन दोनों टुकड़ों में अनुपात m अनुपात n है। कौन सा अनुपात है? m अनुपात n है। और जैसे ही वो लाइन खींचे तो ये इधर वाले एंगल को अल्फा कहते हैं, उधर वाले एंगल को बीटा, और ये एंगल a है, ये एंगल b है। और ये जैसे लाइन खींचे तो ये ए बी के साथ उस सी डी का बना हुआ कोण कौन है, थीटा है। कौन कौन क्या क्या, आप अच्छे से देख ले रहा हूँ। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट क्या कहते हैं। पहला ये कहता है m प्लस एन कॉट थीटा, यानी कि ये दोनों का योग इंटू कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा और ये n कॉट बीटा, माइनस में n कॉट है ना भाई, बीच में माइनस है ना भाई, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। क्लियर है? पक्का? मतलब अगर आप ये वाले एंगल ले रहे हैं तो आपको जिधर का अनुपात, जिधर का ले रहे हैं उधर ही का एंगल, जिधर का ले रहे हैं उधर ही का एंगल, लेकिन दूसरा वाला अलग है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही जैसे पहले का है। देखो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, m प्लस एन कॉट थीटा, m प्लस एन कॉट थीटा, लेकिन इधर का साइड बदला है। कैसे बदला है देखो, n कॉट a माइनस m कॉट b, अल्टी पल्टी हो गया, इधर वाले के साथ ये वाला एंगल और उधर वाले के साथ वो वाला एंगल। तो अगर आप इन एंगल को लेना चाहते हैं तो आपको उल्टा करके लेना पड़ेगा, इसके साथ ये एंगल और इसके साथ वो एंगल। लेकिन अगर आप इधर वाले एंगल को लेना चाहते हैं तो सेम साइड का रहेगा, m के साथ कॉट अल्फा, n के साथ कॉट बीटा। ऐसे याद रखने का तरीका है, ट्रिक है, समझ में आए? कहाँ आएंगे एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चन में, परीक्षा में आएंगे ये सब। बढ़े आगे, ये टॉपिक फॉर्मूले समाप्त होते हैं। अब बढ़ चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ।